सभी को नमस्ते। पीसी क्लासेज में मैं अशोक कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी की वजह से जो विद्यालय अभी ओपन नहीं हुए हैं, तो इस समय को उपयोग में लेने के लिए पीसी क्लासेज ने आपके सामने ऑनलाइन क्लासेज शुरू की है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पीसी क्लासेज को सब्सक्राइब करें। तो मैं यहाँ आपको भौतिक विज्ञान यानी कि 12वीं की भौतिक विज्ञान का ये 11वां चैप्टर किरण प्रकाश की पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम नाम से ही चलते हैं, किरण प्रकाश। यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक तो किरण आ रहा है और एक क्या आ रहा है, प्रकाश की। प्रकाश की का मतलब प्रकाश और किरण किरण। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं प्रकाश की डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा। लाइट होती क्या है? तो लाइट होती क्या है? वह माध्यम जिसके कारण वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि वह माध्यम जो स्वयं अदृश्य रहता है और वस्तुओं को क्या बना देता है, दृश्य बना देता है। क्या बना देता है? दृश्य। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। इस प्रकाश के कारण मेहमान को आप चलो कि अभी आपको अंधेरे कमरे में भेज दूं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां क्या नहीं है, लाइट नहीं है। सारी वस्तुएं वहां पर विद्यमान हैं, लेकिन क्या नहीं है, लाइट नहीं है। और उसी कारण से आपको क्या है, वो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु पर गिरता है, फिर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होकर कहां आता है, आंख पर आता है, और वस्तुएं में क्या होती है, दिखाई देती है। तो ये लाइट की डेफिनेशन थी। अब मैं बात करूंगा प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो मैं प्रकाश के गुण बताने जा रहा हूं। 2-3 गुणों के बारे में बताऊंगा यहाँ पे कि प्रकाश, दृश्य प्रकाश यानी कि जिसमें हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य, क्या तरंगदैर्घ्य, वो होती है 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। इसमें भी कई बुक में 750 नैनोमीटर दे रखी है। जैसे जैसे रिसर्च होती है तो ये आंकड़े क्या ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो तरंगदैर्घ्य वर्ड आप पढ़ के आए हो 11वीं क्लास में, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, और वहां पर इसे आप लैम्डा से लिखते थे। किससे लिखते थे? लैम्डा से। होती क्या है तरंगदैर्घ्य? यानी कि दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती थी? तरंगदैर्घ्य कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की किरणें, दूसरा पॉइंट में बात करूं, प्रकाश की किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय प्रकृति की कैसी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। कैसी? अनुप्रस्थ तरंग। और ये तरंगों के बारे में भी हम कक्षा 11 के 9वें अध्याय में पढ़ के आ चुके हैं। वहां पर हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय तरंग, पढ़ा था द्रव्य तरंगे, पढ़ा था यांत्रिक तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी हम पढ़ के आए थे अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। तो प्रकाश कौन सी प्रकार की तरंगे है? विद्युत चुंबकीय प्रकृति की अनुप्रस्थ तरंग। किस प्रकार की? अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग। और नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो ड्वेल नेचर होता है। कैसा होता है? द्वैत प्रकृति। कैसी? द्वैत प्रकृति। तो प्रकाश एक तो किसकी भांति व्यवहार दर्शाता है? कण की भांति। और दूसरा किसकी भांति? तरंग की भांति। यानी कि कभी तो प्रकाश कण की भांति व्यवहार दर्शाता है और कभी तरंग की भांति। ठीक है। अब मैं बात करूं, यहां पर एक वर्ड आया था, क्या? किरण। तो प्रकाश की किरण क्या होती है? तो प्रकाश की किरण यानी कि प्रकाश के चलने का पथ प्रकाश की किरण कहलाता है। यानी कि प्रकाश जिस पथ पर चल रहा है उसको क्या कहोगे आप? प्रकाश की किरण। क्या कहोगे? प्रकाश की किरण। और अगर आप इसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कहना चाहें तो किसके रूप में? एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और उस पर क्या लगा दिया जाता है? एक तीर का चिन्ह। और ये तीर का चिन्ह किसको दर्शाता है? प्रकाश के गमन की दिशा को या प्रकाश के चलने की दिशा को दर्शाता है। अब यहां बात करें हम किसकी? नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश किरण पुंज। अभी तो पढ़ा था हमने प्रकाश की किरण, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रकाश किरण पुंज। वहां तो एक किरण थी, लेकिन यहां बहुत सारी प्रकाश की किरणें कैसे चले? एक दूसरे के पैरेलल, समांतर। कैसे चले? समांतर। और एक ही दिशा में गमन करें तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज। क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज। जिसे हम ऐसे दर्शा सकते हैं, पैरेलल लाइंस और तीर का चिन्ह और एक ही दिशा में। तो अभी हमने प्रकाश का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें प्रकाश की डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी प्रकाश की,
फिर हमने प्रकाश की किरण के बारे में बात की, फिर प्रकाश की किरण पुंज के बारे में बात की, यानी बहुत सारी किरणें क्या हो रही थी, एक ही दिशा में पैरेलल चल रही थी। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में, प्रकाश पर आधारित कुछ घटनाएं, जिनमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्रकाश के परावर्तन की। किसकी? प्रकाश के परावर्तन की। यह वही घटनाएं जिसके कारण हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी, यानी कि कैसा नहीं होनी चाहिए वो पृष्ठ, आर पार नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रकाश उसमें से आर पार गुजरना नहीं चाहिए। कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। और जब प्रकाश उस अपारदर्शी पृष्ठ या सतह पर क्या होता है, आपतित होता है, यानी कि गिरता है, और गिरने के पश्चात उस पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो यह घटना क्या कहलाती है? ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए मैं आपके सामने एक चित्र बन रहा है, इसके माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि ये क्या है, जो ये हमने डॉटेड लाइन दर्शा रखी है, ये परावर्तक पृष्ठ, और कैसी, यानी कि हमने यहाँ कोई लेपन कर रखा है और इसको कैसा पृष्ठ बना दिया, अपारदर्शी। अब ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। और इससे टकराकर, और ये क्या हो रही है, वापस उसी माध्यम में लौटकर जा रही है, जो क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण आई और अपारदर्शी परावर्तित पृष्ठ से क्या हुई, टकराई, और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटकर चली गई। तो ये घटना क्या कहलाई, प्रकाश का परावर्तन। और ये क्या है, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। ये डॉटेड लाइन दर्शा रखी है, यानी कि ये कहां, इस अपारदर्शी सतह के नीचे, ठीक है, ये अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। नॉर्मल, यानी कि उस सतह पर क्या है, नॉर्मल, यानी कि 90 डिग्री उस सतह के साथ बनाएगा। अब देखिए यहां मैंने दर्शा रखा है कोण आई और कोण आर। क्या दर्शा रखा है, कोण आई और कोण आर। जहां मैं कोण आई को क्या कह रहा हूं, आपतन कोण। क्या कह रहा हूं, आपतन कोण। और कोण आर को क्या कह रहा हूं, परावर्तन कोण। क्या कह रहा हूं, परावर्तन कोण। यानी कि अभिलंब, ध्यान से सुनिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। क्या कहलाता है, आपतन कोण। दोबारा से सुन लीजिए, अपनी नोटबुक में भी लिख लेना कि अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। और नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं अभिलंब और परावर्तित किरण। क्या, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, जिसे मैं आर से लिख रहा हूं, कोण आर क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। अब बात करूं मैं परावर्तन के प्रकारों की। किसकी बात कर रहा हूं, परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन से, नियमित परावर्तन, नियमित, और दूसरा कौन सा है, विसरित परावर्तन। कौन सा है, विसरित परावर्तन। आ रही है बात समझ में। यानी कि परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन पहला, और अगर मैं दूसरा कहना चाहूं तो विसरित परावर्तन। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नियमित परावर्तन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, नियमित परावर्तन की। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। नियमित परावर्तन यानी कि परावर्तन के पश्चात सभी परावर्तित किरणें यदि एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, या मैं कहूं जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर क्या हो, आपतित हो, और उससे टकराकर वापस उसी कोण पर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, और ये लौटने वाली सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ये सभी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर हो।
तो ये कैसा परावर्तन कहलाता है? नियमित परावर्तन। कैसा परावर्तन कहलाता है भाई? नियमित परावर्तन। कैसा? नियमित परावर्तन। यहां आप अभिलंब बना दीजिए। क्या बना दोगे? अभिलंब बना दीजिए। यानी कि ये कौन आई, कौन आर, कौन आई, कौन आर अभी बता चुका हूं मैं, कौन आई क्या है और कौन आर क्या है। ठीक है ना? तो यानी नियमित परावर्तन, इन परावर्तन के पश्चात सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर रहती हैं। ठीक है ना? और ये कैसे पृष्ठ से होता है? समतल पृष्ठ से। कैसा पृष्ठ है ये? समतल। यानी कि टकराई और वापस उसी माध्यम में लौटकर चली गई और वो परावर्तित करने क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। क्या है? समांतर। ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी? विसरित परावर्तन की। किसकी? विसरित परावर्तन की। तो समान, इसमें नियमित परावर्तन में तो क्या हो रहा था? वो एक दूसरे के समांतर थी। लेकिन विसरित में क्या होगा? जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे या गोलीय पृष्ठ कहूं या असमतलीय पृष्ठ कहूं पर क्या होती है? आपतित होती है, यानी कि गिरती है। और गिरने के पश्चात उससे क्या होगी? टकराएगी और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौटेगी तो सही, पर वो प्रकाश क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यानी कि परावर्तित किरणें क्या नहीं होंगी? परावर्तित किरणें क्या नहीं होंगी? एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। आई आपतित किरण, यह विलंब हो गया, गिरी, सॉरी, तो ये क्या हो गया? प्रकाश फैल गया। ये कौन सा है? विसरित परावर्तन। कौन सा है भाई? विसरित परावर्तन। वापस से सुन लीजिए। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे या असमतलीय पृष्ठ पर क्या होती है? आपतित होती है। और आपतित होने के पश्चात उससे क्या होती है? पृष्ठ से टकराती है और टकराकर वापस लौटते हैं प्रकाश, तो क्या हो जाती है? फैल जाती है। यानी कि परावर्तित किरणें क्या नहीं होंगी? एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। तो ये परावर्तन कौन सा कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा भाई? विसरित परावर्तन। यानी कि नियमित परावर्तन के लिए पृष्ठ कैसा होगा? समतल होगा। और विसरित परावर्तन के लिए कैसा होगा? खुरदरा। कैसा होगा? खुरदरा हो सकता है, गोलीय हो सकता है। खुरदरे को हम क्या बोल देते हैं? असमतलीय भी बोल देते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत? ये डेफिनेशन है, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे देख सकते हैं। अब दो नियम और इसके, यानी कि परावर्तन के नियम और रह गए और ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं परावर्तन के नियमों के बारे में बात करूं तो परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। कौन कौन से? कि सबसे पहले मैं बात करूं तो हमने पढ़ी थी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है ना? क्या पढ़े थे? आपतित किरण एक तो पढ़ी थी हमने, आपतित किरण, और एक पढ़ी थी परावर्तित किरण, और एक बात की थी किसकी हमने? अभिलंब की। और अब बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? परावर्तन के नियमों के बारे में। नियम तो सबसे पहला नियम तो यही है कि आपतित किरण, क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। क्या? और अभिलंब, तीनों एक ही, इसमें एक ही समतल में होने चाहिए या होते हैं। ये पहला नियम है परावर्तन। ठीक है ना? अब बात कर रहे हैं हम एक ही समतल में, यानी कि हम पढ़ के आ चुके हैं पिछली कक्षा में कि समतल क्या होता है? समतल के लिए आप 3 अक्ष पढ़ के आए हो,
यानी कि एक्स, वाई और जेड। यानी कि अगर आप, मैं इसको क्या मान लूं, एक्स मान लूं, जो ऐसे है ये अक्ष, इसको क्या मान लूं मैं, वाई मान लूं, और ये इसमें से क्या निकल के आ जाएगी, जेड अक्ष। ठीक है ना। तो समतल के लिए कितनी अक्ष चाहिए हमें, 2 अक्ष चाहिए, चाहे वो एक्स और वाई हो, चाहे वो वाई और जेड हो, चाहे वो एक्स और जेड हो। यानी कि अब इस ब्लैक बोर्ड की बात करूं तो क्या है, प्लेन है, क्या है, समतल। अगर इसमें थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है, थोड़ा उभर रहा होता है, यानी कि मैं इस पर हाथ फेर रहा हूं तो मुझे कुछ उभार नहीं दिख रहा है इसमें। अगर इसमें थोड़ा बहुत, जैसे मैंने इसको यहाँ रख दिया तो इसमें उभार दिखा, तो ये क्या नहीं है, समतल नहीं है, 3D हो जाएगा। तो समतल के लिए कितनी अक्ष चाहिए, 2। तो ये तीनों के तीनों किस में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने जरूरी है। अब मैं बात करूं, इसका दूसरा नियम भी है, यानी कि दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण। आपतन कोण बता चुका हूं मैं आपको, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण। ठीक है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होने चाहिए, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि जिस कोण पर ये किरण आ रही है, आई, उसी कोण से क्या होगी, लौट कर जाएगी। आ रही है ना। तो परावर्तन में क्या होगा, हमेशा कोण आई किसके बराबर, अर्थात हम क्या कहेंगे, अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर होगा हमेशा। और ये क्या हुआ, आपका परावर्तन। तो मैं आप से कहना चाहूंगा कि पीसी क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल आपके लिए पीसी प्लेटफॉर्म लेके आया है, तो सबसे ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे कि आप सभी दोस्तों को इन लेक्चर्स का क्या मिल सके, लाभ मिल सके। और ये जो 2 महीने या जितने भी महीने आपके क्या आए, काम आए, और कोरोना से सुरक्षित रहें। काम अगर ज्यादा ही कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो बाहर निकलें, नहीं तो घर पर रहें, और दिन में 20 सेकंड तक कई बार अपने हाथों को किसी एल्कोलाइज्ड सैनिटाइजर से साफ करें, आप साबुन से भी साफ कर सकते हैं। धन्यवाद।